Hello, my dear friends. This is Akanksha Singh. Welcome you on the YouTube channel Way to JRF. कैसे हैं आप सब? एंड अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड आज का टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये जो TGT PGT का कोर्स है, कोर्स के अकॉर्डिंग ये नेक्स्ट टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटिस। एंड आई एम परसुइंग माई PhD फ्रॉम वसंतराव नाइक मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र। आई हैड क्वालिफाइड बोथ नेट एंड SRF। एंड टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको क्विजेस एंड जो भी ये वीडियोज़ हैं इसके PDF आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस। सबसे पहले डायबिटीज़ मेलाइटिस है क्या? डायबिटीज़ इज़ अ क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दैट प्रिवेंट द बॉडी टू यूटिलाइज ग्लूकोज कम्प्लीटली और पार्शली। अब यहाँ पे देखना है कि क्रॉनिक एंड एक्यूट, हमने दो वर्ड पढ़े थे ना, एक एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट मीन्स सडन ऑनसेट, जो बहुत जल्दी, जैसे नॉर्मल फीवर है, टाइफाइड है, इसमें एकदम से हाई फीवर आता है फिर कम हो जाता है, दिस इज़ एक्यूट। क्रॉनिक लाइक ट्यूबरक्लोसिस है, इसमें फीवर, उसमें बहुत लॉन्ग टाइम के बाद सिम्टम्स दिखते हैं। सेम ऐसे ही है डायबिटीज़ मेलाइटिस। क्रॉनिक मीन्स जिसमें लॉन्ग टाइम में सिम्टम्स दिखें, मीन्स बहुत ज़्यादा टाइम के बाद सिम्टम्स दिखें। और डायबिटीज़ मेनली होता किस लिए है? ये एक डिसऑर्डर है दैट प्रिवेंट द बॉडी टू यूटिलाइज ग्लूकोज कम्प्लीटली और पार्शली। जो ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट है वो ग्लूकोज को बॉडी जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है कम्प्लीटली या पार्शली, मीन्स थोड़ा भी नहीं एब्जॉर्ब कर पाती या फुल्ली नहीं एब्जॉर्ब कर पाती है। जब बॉडी ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है तो वो ग्लूकोज जब ब्लड में ही रहेगा तो ब्लड का शुगर लेवल बढ़ेगा। जब ब्लड का शुगर लेवल बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस। दिस कंडीशन कैन बी ड्यू टू फेल्योर इन द फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन और लिबरेशन और एक्शन। और डायबिटीज़ मेलाइटिस के जो कंडीशन है वो क्यों हो सकती है, इसके जो सिम्टम्स हैं या ब्लड में जो ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो रहा है, इसका एक रीज़न ये भी है कि इंसुलिन, जो बॉडी में जो इंसुलिन प्रेजेंट है, इंसुलिन जो है वो शुगर को एब्जॉर्ब करने में या ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो इंसुलिन का जो काम है, इंसुलिन का जो मेन वर्क है वो काम प्रॉपर नहीं हो रहा है। मीन्स इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है बॉडी में, या फिर अगर फॉर्म हो रहे हैं तो सिक्रीट नहीं हो रहे हैं बॉडी में। पैंक्रियास के थ्रू सिक्रीट होते हैं ना, तो ये सिक्रीट भी नहीं हो रहा है, या फिर फॉर्मेशन भी हो रहा है, सिक्रीशन भी हो रहा है। तो एक्शन मीन्स जिनको प्रॉपर जो इंसुलिन का वर्क है वो उनका वर्क प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं। तो इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है, कोई भी एक कंडीशन की जो इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो सिक्रीशन नहीं हो रहा है, अगर सिक्रीशन भी हो रहा है तो उनका जो प्रॉपर एक्शन है, जो वर्क है वो प्रॉपर एक्शन नहीं हो रहा है। तो कोई भी कंडीशन होगी तो इससे, जब अगर कोई भी कंडीशन हुई तो इससे शुगर जो है या फिर जो ब्लड या ग्लूकोज लेवल है, ग्लूकोज है ब्लड में, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब वो एब्जॉर्ब नहीं होगा ग्लूकोज तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेंक्रियाज। पेंक्रियाज में दो सेल्स होती हैं, एक बीटा सेल एंड देन अल्फा सेल। तो जो बीटा सेल्स होती हैं, यहाँ से पेंक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं, यहाँ से इंसुलिन सिक्रीट होता है। द हार्मोन्स ऑफ द इंटीरियर पिट्यूटरी, एड्रेनल कॉर्टेक्स, थायराइड एंड अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर ग्लाइकोजेनिक, इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ग्लूकोज। ये बीटा सेल्स को छोड़ के इसके बाद जो भी ये हार्मोन्स हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स, थायराइड हार्मोन्स, या फिर अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ये भी पेंक्रियाज में दो टाइप की सेल होती हैं, बीटा सेल्स एंड अल्फा सेल्स। तो ये जितने भी इसमें ये हार्मोन्स और सेल्स दी हैं, ये सब इंसुलिन को प्रोड्यूस, जो इंसुलिन का सिक्रेशन है या इंसुलिन का जो फॉर्मेशन है उसको अफेक्ट करते हैं। और ये सब ग्लाइकोजेनिक हैं। ये जो भी ये एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है, एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, ये अल्फा सेल्स हैं, ये सभी जो हैं ये बाय नेचर ग्लाइकोजेनिक होती हैं। मीन्स जो ग्लूकोज की सप्लाई को बढ़ा देती हैं, ठीक है। और अल्फा सेल्स से एक और हार्मोन रिलीज़ होता है, उसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सारी जितने भी यहाँ पे हार्मोन्स और सेल्स हैं ये सब बाय नेचर ग्लाइकोजेनिक होती हैं। और ग्लाइकोजेनिक मीन्स ऐसा नेचर होता है इनका जो ब्लड में ग्लूकोज की सप्लाई को बढ़ा देते हैं, मीन्स ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते रहते हैं, इनको बोलते हैं ग्लाइकोजेनिक। तो ये हिंदी में है, हिंदी में भी देख लीजिए।
नेक्स्ट आता है टाइप्स। टाइप्स में आता है टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। तो पहले हम पढ़ेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है इसको जेवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ एंड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी बोलते हैं। जेवेनाइल मीन्स एडल्ट एज तक, ये 15 to 18 की एज तक जो ये डायबिटीज़ के सिम्टम्स दिखते हैं वो टाइप 1 डायबिटीज़ में आता है, और इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं। और ये टाइप का जो डायबिटीज़ है ये इंसुलिन पे प्रॉपरली इंसुलिन पे डिपेंड करता है। अगर इंसुलिन में कोई भी ज़रा सा भी मालफॉर्मेशन या उसका सिक्रीशन या एक्शन इम्पेयर्ड हुआ तो ये टाइप 1 डायबिटीज़ अकर होगी, टाइप 1 डायबिटीज़ होगी। इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़ मीन्स इम्यूनिटी। जब इम्यूनिटी इम्पेयर होगी तो पेंक्रियाज के फंक्शंस इम्पेयर होंगे, जब पेंक्रियाज के फंक्शंस इम्पेयर होंगे तो इंसुलिन का फॉर्मेशन और सिक्रेशन भी इम्पेयर होगा। तो ये प्रॉपरली डिपेंड करती है इम्यूनिटी पर। ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स विच नॉर्मली हेल्प इन फाइटिंग इन्फेक्शन अटैक्स एंड डिस्ट्रॉय द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज। इम्यूनिटी कम हुई तब भी प्रॉब्लम है। अगर इम्यूनिटी कम है तो बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, और अगर इम्यूनिटी ज़्यादा है, ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम है, तो वो नॉर्मल जो फॉरेन मटेरियल्स हैं, फॉरेन बैक्टीरियाज हैं, जो भी इन्फेक्शन एजेंट्स हैं उनको फाइट करेगा। उनके साथ साथ जो इंसुलिन की जो बीटा सेल्स हैं इनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है अगर ये ओवर एक्टिव हो गया इम्यून रिस्पॉन्स। तो जब ये बीटा सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करेगा तो यहाँ से भी पेंक्रियाज ये इंसुलिन का सिक्रेशन जो है इम्पेयर करेगा। तो अगर इम्यूनिटी कम है तब भी प्रॉब्लम है, अगर इम्यूनिटी का जो ये इम्यून सिस्टम है ये ओवर एक्टिव हो गया तब भी प्रॉब्लम है। एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ लिटिल और नो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन एंड हेंस सच इंडिविजुअल रिक्वायर डेली इंसुलिन इंजेक्शन। फिर आता है कि अगर कोई पर्सन है या कोई पेशेंट है उसमें इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उनको अलग से इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं जिससे वो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर सकें। हिंदी में है ये। एंड ये लेक्चर वाइज जो वीडियो है इसका पूरा एक प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से भी पूरा प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आता है एटियोलॉजी या फिर कॉजेज़। ये टाइप 1 डायबिटीज़ अगर है तो उसके क्या मेन कॉजेज़ क्या हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ क्यों हो रही है। तो सबसे पहला फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। द इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस इज पॉलीजेनिक, और इसमें 50% चांसेस होते हैं कि अगर पेरेंट्स में किसी को जेमिनाइल डायबिटीज़ थी या 15 to 18 की एज तक डायबिटीज़ के सिम्टम्स से या डायबिटीज़ था टाइप 1, तो 50% चांसेस होते हैं कि बच्चों में भी जो उनके बच्चे होंगे या नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें डायबिटीज़ आने के 50% चांसेस होते हैं। और ये जो चांसेस हैं या जो जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसमिट होता है वो क्रोमोसोम नंबर 6 या फिर HLA क्लास 2 जीन, जो जीन का क्लास 2 है HLA जीन या फिर क्रोमोसोम नंबर 6, इसके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। देन आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। एक तो जेनेटिक हो गया, दूसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में इन्फेक्शंस, एक्यूट स्ट्रेस एंड इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। तो हम इनको एक नंबर बाय नंबर डिस्कस करते हैं क्या है। सबसे पहले ये हिंदी में है, उसके बाद आता है कि इन्फेक्शन के क्या, इन्फेक्शन से कैसे टाइप 1 जो डायबिटीज़ है उसको कैसे उसको इफ़ेक्ट करता है। टाइप 1 डायबिटीज़ स्पेशली इन द यंगर पेशेंट्स, जो यंगर पेशेंट्स हैं वही 15 to 18 की एज में, फॉलो अ कॉक्सैक्सी और अदर वायरस इन्फेक्शन है। कॉक्सैक्सी एक वायरस है, ये वायरस इन्फेक्शन है। दिस इज देयर इज़ अ लॉन्ग इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन एंड ऑनसेट ऑफ सिम्टम। ये जो कॉक्सैक्सी है ये वायरस इन्फेक्शन है, ये ऐसे वायरस इन्फेक्शन है जो अगर इन्फेक्शन हुआ तो उसके सिम्टम्स बहुत जल्दी नहीं दिखते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा बीच में टाइम गैप हो जाता है उसके बाद उसके सिम्टम्स दिखते हैं। तो ये कभी कभी सिम्टम्स इतने ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं कि इनकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो एक अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है और वो लॉन्ग टाइम इन्फेक्शन चल रहा है, उसके सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं बट इन्फेक्शन तो बॉडी में प्रेजेंट है, और इन्फेक्शन अगर बॉडी में प्रेजेंट है तो इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता जाएगा। जब इम्यून सिस्टम वीक होता जाएगा तो टाइप 1 जो डायबिटीज़ है वो स्पेशली इम्यूनिटी पे है तो डिपेंड है। अगर इम्यूनिटी वीक हुई और इंसुलिन का सिक्रेशन कोई भी इम्पेयर हुआ या इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हुआ तो टाइप 1 डायबिटीज़ कॉज करेगा। तो सेम यही सिम्टम्स हैं यहाँ पे कि वायरस का इन्फेक्शन होगा
उसके सिम्टम्स आएंगे जिसकी वजह से इम्यूनिटी वीक होगी और टाइप 1 डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। द वायरस में ट्रिगर एन ऑटो इम्यून रिएक्शन इन द पैंक्रियाटिक आइलेट्स एंड दिस इम्पेयर। देखो यहाँ पे यही सेम दिया है कि जो वायरस ये है, ये पैंक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं जहाँ से ये इंसुलिन सिक्रेट होता है, इन सेल्स को इफ़ेक्ट करता है, इनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, मीन्स इनको ख़राब करना स्टार्ट कर देता है, जिससे इंसुलिन का फॉर्मेशन और सिक्रीशन इम्पेयर करता है। मीन्स इंसुलिन का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो भी कम होता है और उनका सिक्रीशन भी नहीं होता है। जब इंसुलिन का फॉर्मेशन सिक्रीशन नहीं होगा तो जो ब्लड में ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब ब्लड में जो ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है रेज करेगा। अब जब ग्लूकोज लेवल रेज करेगा तो डायबिटीज़, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल रेज करना यही तो डायबिटीज़ का सिम्टम है, तो फिर ये टाइप 1 डायबिटीज़ ये सिम्टम हो जाएगा। ये हिंदी में देख लीजिए आप। देन नेक्स्ट है एक्यूट स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से कैसे हो सकता है, क्योंकि जब नॉर्मली पर्सन को कोई डिप्रेशन होता है या स्ट्रेस होता है या टेंशन में होता है तो बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। द नॉर्मल ग्लूकोज होम्योस्टेटिस इन द बॉडी अचीव बाय अ डेलिकेट इंटरप्ले ऑफ वेरियस हार्मोन्स। बॉडी में जो ग्लूकोज का होम्योस्टेटिस मीन्स बैलेंस बना रहना, वो होता है बाय द इंटरप्ले ऑफ वेरियस हार्मोन्स। वेरियस हार्मोन्स मीन्स इंसुलिन जो कि बीटा सेल्स से सिक्रेट होता है और अल्फा सेल्स से इंसुलिन वो हार्मोन सिक्रेट होता है, उसको बोलते हैं ग्लूकागॉन। जब इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये दोनों हार्मोन इंटरप्ले मीन्स इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से, एंटागोनिस्ट हैं, मीन्स दोनों के एक्शन जो हैं एक दूसरे से, दोनों के वर्क जो है, जो फंक्शन है दोनों का एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हैं। और ये दोनों हार्मोन मिलके, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, ये दोनों हार्मोन मिलके ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन रखते हैं। द बॉडी रिलीजेस एड्रेनल, नॉर एड्रेनल एंड कॉर्टिसोल हार्मोन दैट रेज ब्लड ग्लूकोज लेवल टू प्रोवाइड क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी और कोपिंग विद स्ट्रेस। देखो जो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन है इसको फियर हार्मोन भी बोलते हैं। मीन्स जब घबराहट होती है या स्ट्रेस है या अचानक कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो, तो उस टाइम में जो हार्मोन जो सिक्रीट होते हैं वो होते हैं एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। और फिर बॉडी इन हार्मोन्स को कोप अप करने के लिए, इन हार्मोन्स के साथ बॉडी की स्टेबिलिटी बनाने के लिए एनर्जी, जो सेल्स हैं वो एनर्जी रिलीज़ करने लगते हैं, ग्लूकोज रिलीज़ करने लगते हैं। अब स्ट्रेस की कंडीशन अगर लॉन्ग टाइम तक है, ठीक है, तो ये हार्मोन्स भी रिलीज़ करेंगे, कॉर्टिसोल, नॉन एड्रेनालिन, ये सारे हार्मोन भी रिलीज़ होंगे। जब ये हार्मोन रिलीज़ होंगे तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी, बॉडी ये सारे हार्मोन्स के साथ होम्योस्टेटिस बनाने के लिए, एक बैलेंस बनाने के लिए ग्लूकोज भी सिक्रेट करेगी। जब ग्लूकोज सिक्रेट करेगी तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। तो यहाँ से भी ये है स्ट्रेस का एक, स्ट्रेस से कि कैसे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। तो जब बॉडी स्ट्रेस में होती है या बॉडी जब पर्सन को स्ट्रेस होता है तभी कुछ हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं और उन हार्मोन्स को बॉडी में बैलेंस करने के लिए बॉडी जो है वो ग्लूकोज सिक्रेट करना स्टार्ट कर देती है। अब जब बॉडी ग्लूकोज सिक्रेट करेगी वो आएगा ब्लड में। अब जब ये ग्लूकोज ब्लड में आएगा तो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाएगा और ये कॉज करता है डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़। इन एक्यूट केसेस ऑफ स्ट्रेस ब्लड ग्लूकोज लेवल में राइज प्रोफाउंडली एंड एक्सट्रीम केसेस डायबिटिक केटोसिस एंड कोमा में रिजल्ट। और अगर ये कंडीशन, ये स्ट्रेस वाली कंडीशन लॉन्ग टाइम तक रहती है, अगर लॉन्ग टाइम तक है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा। और कुछ एक्सट्रीम केसेस लाइक अगर सडन फ्लैक्चुएशन हो रहा है, कभी स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, फिर स्ट्रेस हो रहा है, तो ये लीड करता है डायबिटिक कीटोसिस। कीटोसिस मीन्स इसमें जो, क्योंकि बॉडी ग्लूकोज रिलीज़ कर रही है, कहाँ तक बॉडी में ग्लूकोज रिलीज़ करेगी, फिर जो बॉडी में फ़ैट है, जो फैट जमा है, स्टोर है, फिर वो फैट ब्रेक करेगी कि फैट जब ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज़ करता है। अब जब फैट ब्रेक होगा तो वो एनर्जी रिलीज़ करने के साथ साथ कीटोन बॉडीज़ भी रिलीज़ करता है। और ये जो कीटोन बॉडी होती है उनको कीटोसिस, थ्रू कीटोसिस कीटोन बॉडीज़ रिलीज़ करता है, जिनकी वजह से पर्सन कोमा में जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। ये फिर हिंदी में है। एंड नेक्स्ट इज़ इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। सेम यही कि इम्यूनिटी से रिलेटेड है। स्लो ऑटो इम्यून डिजीज़ एसोसिएटेड विद अदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अगर
इम्यूनिटी जो है वो स्लो है, इम्यूनिटी वो कम है, तो इम्यूनिटी कम होने की वजह से और अदर भी इम्यूनिटी के साथ और भी डिसऑर्डर्स जुड़ जाएंगे। डायबिटीज़ होने के साथ साथ और भी कई सारे सिम्टम्स और भी कई सारी डिजीजेस अटैक करेंगी। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइसीमिया मीन्स ग्लूकोज, हाइपर मीन्स ज़्यादा। एक तो हाइपरग्लाइसीमिया accompanied by symptoms occur only when 90% of insulin secreting cells are already destroyed। और ये हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन तब आती है, ये एक टाइप, अगर डायबिटीज़ है, ग्लूकोज लेवल बढ़ा है तो उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। और ये हाइपरग्लाइसीमिया तब होता है जब लगभग बॉडी की 90% जो सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं, जब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तब हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन आती है। देन अभी हिंदी में इसके बाद आता है टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 2 डायबिटीज़ हैं वो एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ मीन्स एडल्ट एज में होता है, वही जाके 30 to 40 की एज में होता है। ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, ये इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं होती है, कि क्योंकि इंसुलिन डिपेंडेंट तो टाइप 1 है, अगर इंसुलिन में कुछ प्रॉब्लम है तो वो टाइप 1 डायबिटीज़ होगी, और इंसुलिन की वजह से बॉडी में अफेक्ट नहीं हो रहा है तो टाइप 2 डायबिटीज़ होगी। इट इज़ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डायबिटीज़ एंड डेवलप स्लोली एंड इज़ यूजुअली मोर स्टेबल। और ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है इसके सिम्टम्स बहुत धीरे धीरे दिखते हैं। ये बहुत लॉन्ग टाइम तक, अगर कुछ जो उसके फैक्टर्स हैं अगर वो लॉन्ग टाइम तक बॉडी में अवेलेबल रहते हैं तब ये डायबिटीज़ डेवलप करेगी, और ये ज़्यादा स्टेबल होती है, मीन्स इसको क्योर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। द मेजोरिटी ऑफ पेशेंट इम्प्रूव विद वेट लॉस एंड मेंटेन ऑन डाइट थेरेपी। और इसको ट्रीट करने के लिए सबसे पहले वेट लॉस, अगर वेट लॉस करना और डाइट थेरेपी और बैलेंस डाइट लेना, ये इसके दो मेजर कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ को ट्रीट किया जा सकता है या क्योर किया जा सकता है। दिस इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंसुलिन रेसिस्टेंस विद रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी, सेंट्रली डिस्ट्रीब्यूटेड एब्डोमिनल बॉडी नोन एज इंक्रीज रेसिस्टेंस। अब ये इंसुलिन डिपेंडेंट तो है नहीं, तो हो सकता है कि मीन्स इसमें क्या इंसुलिन रेसिस्टेंस हो सकता है कि बॉडी इंसुलिन को है जो एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, या फिर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो रही है, या फिर एब्डोमिनल एरिया में बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट हो गया है जिसकी वजह से इंसुलिन में डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये हिंदी में है। फिर टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के कॉजेज़ क्या हैं? जेनेटिक कॉज। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस कॉमनली एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, हाइपरटेंशन एंड हाइपरलिपिडीमिया। अगर जो पर्सन है जिसमें ये टाइप 2 डायबिटीज़ है तो सबसे जो मेन और सिम्टम जो मेन कॉजेज़ हैं वो है ओबेसिटी, कि वेट बहुत ज़्यादा है, हाइपरटेंशन एंड हाइपरलिपिडीमिया। इंसुलिन रेसिस्टेंट बीइंग द प्राइमरी डिफेक्ट नोन एज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इंसुलिन रेसिस्टेंस मीन्स बॉडी में इंसुलिन है, ठीक है, बॉडी में इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है, पेंक्रियाज प्रॉपर इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है, बट बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही है या बॉडी इस पर रिएक्ट नहीं कर रही है, तब आता है इंसुलिन रेसिस्टेंस। एंड इंसुलिन रेसिस्टेंस को बोलते हैं प्राइमरी डिफेक्ट। ये सबसे पहला कॉज है टाइप 2 डायबिटीज़ होने का, और इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, उसकी वजह से इंसुलिन रेसिस्टेंस हो रहा है बॉडी में, और इसको बोलते हैं प्राइमरी डिफेक्ट। टाइप 2 डायबिटीज़ अकर इन सब्जेक्ट्स हु आर ओबीज, इंसुलिन रेसिस्टेंस accompanied by impaired बीटा सेल फंक्शन। टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो ऐसे लोगों में होती है, ऐसे पर्सनस में होती है जो ओबीज़ हैं, जिनका वेट ज़्यादा है, इंसुलिन रेसिस्टेंस है, या फिर जो बीटा सेल्स की जो फंक्शन है, या जो पेंक्रियाज की जो बीटा सेल हैं उनमें जो उनका जो फंक्शन है इंसुलिन को सिक्रीट करना, इंसुलिन का फॉर्मेशन, इनमें कोई इम्पेयरमेंट होती है, इसकी वजह से तब ये कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ टाइप्स हैं जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। ये जेनेटिक फैक्टर थे। जेनेटिक के बाद आता है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में जो सबसे बड़ा कॉज है वो है लाइफ स्टाइल। आजकल देखो मोस्टली पर्सन्स, अभी इंडिया में क्या वर्ल्ड वाइड में देख लो, डायबिटीज़ का ग्राफ बहुत ज़्यादा है, और वो सिर्फ और टाइप 2 डायबिटीज़ और स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़, और ये क्यों है? सिर्फ लाइफ स्टाइल की वजह से। हाई कार्बोहाइड्रेट इंटेक एंड हाई ग्लाइसेमिक लोड। अगर कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा हो रहा है, जब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा तो जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक करेगा तो ग्लूकोज में ब्रेक होगा।
जब ग्लूकोज में ब्रेक होगा तो ग्लूकोज जब ब्लड में ज़्यादा जाएगा तो ग्लाइसेमिक लोड भी बढ़ेगा। हाई सेचुरेटेड एंड ट्रांस फैटी एसिड्स, हाई सेचुरेटेड एंड ट्रांस फैटी एसिड्स। उसके बाद कैफीन का इंटेक जो है वो और भी न्यूट्रिएंट्स के जो एब्जॉर्प्शन में उसको हिंडर करता है। फिर अल्कोहलिक स्ट्रेस, अल्कोहल की वजह से, अल्कोहल से लीवर का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता है, तो अल्कोहलिक फंक्शन। इनसफिशिएंट इंटेक ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड एंटीऑक्सीडेंट जो है ये ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, स्पेशली इनको बोलते हैं मेंटेनेंस न्यूट्रिएंट्स, जो बॉडी के फंक्शंस को प्रॉपर बैलेंस में रखते हैं, मेंटेन करते हैं। तो अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर अमाउंट में नहीं है तो ये भी कॉज कर सकता है। देन लो फाइबर डाइट, जो फाइबर होते हैं जो बॉडी में जाके ब्लड में जो शुगर है उसको बाइंड करते हैं, और या फिर जो फूड में जो शुगर प्रेजेंट है उसको धीरे धीरे रिलीज़ करते हैं। तो हाई फाइबर डाइट जो है वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। अब अगर लो फाइबर डाइट होगी तो डाइट में फाइबर है ही नहीं, बहुत कम फाइबर है, तो वो ग्लूकोज को बाइंड नहीं करेंगे और ग्लूकोज सडन ब्लड में रिलीज़ होगा और ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो ये है लाइफस्टाइल, कुछ लाइफस्टाइल के चेंज क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये हिंदी में है। देन इंसुलिन रेसिस्टेंस, insulin resistance may be due to an abnormal insulin molecule and excessive amount of circulating antagonist and target tissue defect। एंटागोनिस्ट में अभी हमने पढ़ा था कि पैंक्रियाज में बीटा सेल्स एंड अल्फा सेल्स होती हैं, तो बीटा सेल्स से सिक्रीट होता है इंसुलिन, अल्फा सेल्स से सिक्रीट होता है ग्लूकागॉन। ये इन दोनों हार्मोन्स को बोलते हैं एंटागोनिस्ट हार्मोन। तो जो इंसुलिन की रेसिस्टेंसी होती है वो कहीं ना कहीं इंसुलिन और ग्लूकागॉन पे डिपेंड करती है। जब बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तब बॉडी ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रीट करती है। जब ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रीट होगा तो बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगेगा। अब जब बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में ग्लूकोज लेवल मिल जाएगा तब यहाँ पे फिर ग्लूकागॉन का हार्मोन का जो सिक्रेशन स्टॉप होके इंसुलिन का सिक्रेशन बढ़ने लगता है, क्योंकि अगर ब्लड में ग्लूकोज आ रहा है तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दोनों हार्मोन्स एक दूसरे के साथ एंटागोनिस्ट में काम करते हैं कि एक हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ेगा तो दूसरे का कम होगा, और दूसरे हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ेगा तो पहले वाले का कम होगा। और साथ में टारगेट टिश्यू डिफेक्ट, मीन्स जो बीटा सेल्स हैं इसमें जो टिश्यूज़ हैं उनमें कोई डिफेक्ट आ जाए, इसकी वजह से इंसुलिन में रेजिस्टेंस की, इंसुलिन बन नहीं रहा है या बन रहा है तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। देन इंसुलिन रेजिस्टेंस इज एसोसिएटेड विद हाई अमाउंट ऑफ रिफाइंड ग्रेन कंजम्पशन लीडिंग टू हाई डाइटरी ग्लाइसेमिक लोड। और लॉन्ग टाइम तक अगर ग्लाइसेमिक लोड अगर हाई रहता है एक लॉन्ग टाइम तक, कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन तक, फिर उसके बाद जो इंसुलिन है ये रिएक्ट करना, ये बॉडी जो है इंसुलिन पे रिएक्ट करना बंद कर देती है। उसके बाद इंसुलिन मीन्स लाइक ग्लूकोज का जो लेवल है या ग्लाइसेमिक लोड है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम से हाई है, बहुत ज़्यादा टाइम तक कोई चीज़ अगर हाई रहती है तो बॉडी फिर उसके कंपैटिबल उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। जब बॉडी हाई ग्लाइसेमिक लोड पे एडजस्ट होने लगेगी तब जो इंसुलिन है वो बॉडी पे रिएक्ट नहीं कर पाएगा या बॉडी इंसुलिन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, और वहाँ पे इंसुलिन रेसिस्टेंस स्टार्ट हो जाएगा कि इंसुलिन जो है वो बॉडी में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं कर पा रहा है। देन आएगा जिंक डेफिशिएंसी कुड बी प्रिवेंटेड इन इंडिया विच माइट बी कंट्रीब्यूटेड टू इंसुलिन रेसिस्टेंस। और जो इंसुलिन का जो एक मेन कंपोनेंट है वो है जिंक। तो अगर जिंक की डेफिशिएंसी है या जिंक डेफिशिएंसी या जिंक से रिलेटेड कोई कॉम्प्लिकेशन है या इम्पेयरमेंट है वो भी इंसुलिन रेसिस्टेंस पे इफेक्ट करेगा। जिंक प्रमोट इंसुलिन सेंसिटिविटी, प्रोटीन सिंथेसिस एंड ऑल्सो रिड्यूस फैट डिपोजिशन। और अगर जिंक प्रॉपर अमाउंट में मिल रहा है तो इससे जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है, जिंक इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, मीन्स रेसिस्टेंस को कम करेगा तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी। उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और फैट को, जो फैट का डिपोजिशन है, जो फैट बॉडी में डिपॉजिट है उसको ब्रेक डाउन करने में या उसके फैट को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है, वो है जिंक। देन आता है हिंदी में, देख लीजिए। उसके बाद आते हैं सिम्टम्स क्या क्या हैं डायबिटीज़ के। सबसे पहले है हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपर मीन्स ज़्यादा, ग्लाइसीमिया मीन्स ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा होना। व्हेन इंसुलिन इज़ नॉट बीइंग प्रोड्यूस्ड और इज़ इनइफेक्टिव, जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है बट वो अपना प्रॉपर एक्शन नहीं कर रहा है, इनइफेक्टिव है, देन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन इज़ डिक्रीज्ड।
जब ये ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, क्योंकि जब ग्लूकोज बॉडी में ज़्यादा है, ठीक है, इंसुलिन रिलीज़ हो रहा है, तब ये ग्लूकोज जब सेल्स एब्जॉर्ब करके इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेती हैं। बट जब इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं हो रहा है या इंसुलिन अपना फंक्शन ही नहीं कर रहा है, तब ये ग्लूकोज सिक्रीट होगा, जो बॉडी जो है, सेल्स हैं, वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब करेंगी नहीं। जब ग्लूकोज एब्जॉर्ब करेंगी नहीं तो ग्लाइकोजन बनेगा नहीं, तो ग्लाइकोजन का जो स्टोर है वो कम होने लगता है एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इज पेरिफेरल टिश्यू इज रिड्यूस्ड। देन आता है ग्लाइकोसूरिया। व्हेन ब्लड ग्लूकोज लेवल एक्सीड द रीनल थ्रेशोल्ड। रीनल थ्रेशोल्ड एक अमाउंट है कि एक ग्लूकोज का लेवल है कि हाँ 100 ml में कितना ग्लूकोज होगा, बट वो जब उससे ज़्यादा एक्सीड करके उसकी लिमिट 160 से 180 तक पहुंच जाती है, तो उसको बोलते हैं रीनल थ्रेशोल्ड से ज़्यादा एक्सक्रीट, जो लिमिट है वो बढ़ जाना पर 100 ml में, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। मीन्स यूरिया में रीनल मीन्स यहाँ से कनेक्ट कर रहा है यूरिया, ग्लाइकोसूरिया मीन्स ग्लाइकोजन या ग्लूकोज यूरिन में ज़्यादा सिक्रीट होना। जब यूरिन में ग्लूकोज का अमाउंट जब इंक्रीज़ करने लगता है, बढ़ने लगता है, तो ये भी एक सिम्टम है डायबिटीज़ का, क्योंकि जब ग्लूकोज बॉडी में अब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो वो ब्लड में ही रहेगा। ब्लड ये जब किडनी में जाएगा, किडनी से वहाँ से अब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ये रीनल थ्रेशोल्ड यहाँ से इंक्रीज़ करेगा। जब रीनल थ्रेशोल्ड इंक्रीज़ करेगा तो जो ग्लूकोज है वो यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट करेगा। जब यूरिन में ग्लूकोज का अमाउंट जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे ज़्यादा एक्सीड करने लगे, तो ये भी एक सिम्टम है डायबिटीज़ का। ये हिंदी में है। देन आता है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। द लॉस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन रिप्रेजेंट अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी एंड इंक्रीज एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड सोडियम। ग्लूकोज मेनली एनर्जी के लिए यूज़ होता है कि ग्लूकोज अगर है बॉडी में तो एनर्जी के लिए रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज की। देन अगर ग्लूकोज यूरिन में ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि एनर्जी वेस्ट हो रही है। देन एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड सोडियम। जो देखो कभी कभी डिहाइड्रेशन होता है, तब डॉक्टर जो है वो इलेक्ट्रॉल सजेस्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉल लो। इलेक्ट्रॉल में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के साथ कुछ ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम वगैरह। तो जो सोडियम होता है ये ग्लूकोज के साथ कंबाइन करके ग्लूकोज को बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। बट जब ग्लूकोज यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट कर रहा है तो उसके साथ सोडियम भी एक्सक्रीट आउट करेगा। यहाँ से सोडियम भी जब एक्सक्रीट आउट करेगा तो सोडियम वाटर रिटेंशन में भी हेल्प करता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी बाइंड करता है। जब ग्लूकोज यूरिन में लॉस हो रहा है तो यहाँ से वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट मीन्स सोडियम दोनों का इम्बैलेंस क्रिएट होगा कि अगर ग्लूकोज ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज यूरिन में लॉस हो रहा है तो वहाँ से अपने साथ सोडियम और वाटर को भी ले जाएगा, तो यहाँ से फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। देन आता है एसिडोसिस। एसिडोसिस एक भी विद द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन lipogenesis decreases and lipolysis is greatly increased. These effect being of both immediate and long range consequences, and diabetic ketosis is a serious complication of diabetes that occurs when a body reduces high level of glucose acid called ketones and body can't produce enough insulin. जब बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता है तब बॉडी में कीटोन्स बनने लगते हैं। तो ये इसकी प्रोसेस क्या है इसके बारे में देखते हैं। जब बॉडी ये जो डायबिटिक या एसिडोसिस है, डायबिटिक कीटोसिस या इसको एसिडोसिस भी बोलते हैं, ये एक सीरियस कंडीशन है। इसमें जब बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में ग्लूकोज नहीं मिलता है, जब सेल्स को जो भी ग्लूकोज है वो नहीं मिलता है, तो फॉर अपनी एनर्जी, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज है, ब्लड में वो सेल्स एब्जॉर्ब हो नहीं रही है, सेल्स में ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो नहीं रहा है, बट सेल को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो नहीं रहा है, तो बॉडी में जो फैट स्टोर है वो फैट स्टोर है फैट का ब्रेकडाउन होने लगेगा। जब फैट का ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी तो रिलीज़ होगी ही, एनर्जी के साथ साथ इसमें कीटोन बॉडीज़ रिलीज़ होंगी। कीटोन बॉडी की नेचर में एसिडिक होती हैं। जब इन एसिड का कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा होगा, बढ़ेगा, तो बॉडी का एसिड बेस बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब होगा। अगर ये कंडीशन बहुत दिनों तक बढ़ती रही, एसिड का जो कंसंट्रेशन है बढ़ता रहा और फैट का
ब्रेक डाउन होता रहा तो एक कंडीशन ऐसे आती है कि पेशेंट जो है वो कोमा में चला जाता है या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। तो सिंपल सा कॉज यही है कि जब सेल ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं करती हैं तो उनको एनर्जी के लिए, उनको फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए। सेल्स को अपना काम करने के लिए, जो भी बॉडी में इनवॉलेंट्री फंक्शंस चल रहे हैं वो फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए सेल्स को एनर्जी चाहिए। एनर्जी इन्हें मिल नहीं रही है तो बॉडी में जो फैट स्टोर है वो फैट ब्रेक डाउन होगा, फैट टूटने लगेगा। वो जब फैट टूटेगा तो एनर्जी तो रिलीज़ करेगा ही करेगा, साथ में कीटोन बॉडीज़ भी रिलीज़ करता है। और ये कीटोन बॉडीज़ नेचर में होती हैं एसिडिक। फिर ब्लड में एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। जब एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है तो जो बॉडी का एसिड बेस बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है। अब जब एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब होगा तो एक ऐसी कंडीशन आती है जब पेशेंट कोमा में चला जाता है और उसके बाद उसकी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए एसिडोसिस को बोलते हैं, बहुत सीवियर कंडीशन होती है। देन आता है, ये हिंदी में है, उसके बाद आता है पॉलीयूरिया। वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज मार्कडली इंक्रीज इन डायबिटीज़ कॉज्ड पॉलीयूरिया। वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज जो पॉली मीन्स कोई एक सिंगल चीज़ होती है उसको बोलते हैं मोनो। पॉली मीन्स ज़्यादा, मीन्स बार बार यूरिन आना या यूरिन का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर जाना, ज़्यादा वॉल्यूम में यूरिन आना, ये भी एक डायबिटीज़ का सिम्टम है। देन पॉलीडेप्सिया एंड पॉलीफीजिया। पॉलीयूरिया लीड्स टू लॉस ऑफ वाटर। बार बार यूरिन आ रहा है तो उससे वाटर का लॉस तो होगा ही, एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी डिस्टर्ब होगा। अभी हमने जैसे ऊपर में पढ़ा कि अगर मतलब यूरिन के साथ ग्लूकोज सिक्रीट आउट हो रहा है तो वाटर बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस दोनों डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पे यही है कि वाटर लॉस होगा और इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी होगा, विच रिजल्ट इन थर्स्ट एंड पॉलीडिप्सिया। जब बॉडी में वाटर का इम्बैलेंस होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो प्यास ज़्यादा लगेगी, और ज़्यादा जब प्यास लगेगी इस कंडीशन को कहते हैं पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया मीन्स बार बार प्यास लगना। एंड यहाँ से दिया है पेशेंट फील एक्सेस हंगर एज ग्लूकोज इज लॉस्ट इन द यूरिन, टिश्यू आर स्टार्व्ड ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे ये दिया है कि अब यूरिन के साथ ग्लूकोज सिक्रीट आउट हो रहा है। जब ग्लूकोज सिक्रीट हो रहा है तो बॉडी को, जो पर्सन है उसको भूख लगेगी क्योंकि उसको ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। अब एनर्जी मिल नहीं रही है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो उसको हंगर की फीलिंग आएगी, और जो टिश्यूज़ हैं और सेल्स हैं उनको भी एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो उनमें भी एनर्जी नहीं मिलेगी तो स्टार्व्ड कंडीशन में मीन्स उनको लॉन्ग टाइम तक एनर्जी नहीं मिलेगी तो वहाँ पे भी लो एनर्जी फील होगा, तो हंगर, तो जो भूख है वो भी ज़्यादा लगेगी। तो जो हंगर की कंडीशन होती है उसको बोलते हैं पॉलीफेजिया। अब याद करने के लिए, जैसे हंगर में एच है तो पॉलीफेजिया में भी एच है, तो एच एच कॉमन है, ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि हंगर। और ये बच्चा फिर पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया मीन्स थर्स्ट, इसमें एस कॉमन है, इसमें एस कॉमन है, तो पॉलीडिप्सिया मीन्स एक्सेसिव थर्स्ट, ज़्यादा प्यास लगना। पॉलीफेजिया मीन्स एक्सेस भूख लगना, एक्सेस हंगर होना, बार बार भूख लगना, उसको बोलते हैं पॉलीफेजिया। ये हो गया हिंदी में, तो आप हिंदी में भी देख लीजिएगा। देन आता है डिहाइड्रेशन। एज द ब्लड ग्लूकोज राइजेस द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बिकम हाइपरटोनिक and water leaves the cell. Depletion of extracellular fluid lead to the clinical feature of severe dehydration. सिंपल सा है डिहाइड्रेशन। जैसे किशमिश देखी होगी, बहुत जब किशमिश को पानी में डाल के छोड़ दो कुछ 3-4 आवर्स या 5 आवर्स के बाद देखो तो किशमिश वो स्वेल कर जाती है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जब किशमिश को पानी में डाला था तो किशमिश में वाटर जो है वो कम था, पानी बिल्कुल कम था, उसमें पानी मॉइस्चर का अमाउंट जो है बहुत कम था, और जो किशमिश में है वहाँ पे ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा था। जब किशमिश को पानी में डाला तो पानी में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं था, और यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में पानी है। ये यहाँ पे फिर स्टार्ट हो गई ऑस्मोसिस वाली प्रोसेस। ऑस्मोसिस प्रोसेस मीन्स जहाँ पे कंसंट्रेशन या न्यूट्रिएंट्स का कंसंट्रेशन या ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जो हाई मतलब जहाँ पे लाइक यहाँ पे एक साइड पे फ्लूइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक साइड पे कोई सॉलिड कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो फ्लूइड जो है फिर वो फ्लूइड से सॉलिड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। सेम यही इसमें भी होता है कि जब किशमिश को जब पानी में डालते हैं
तो पानी जो है वो किसमिस के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है, जिससे वो स्वेल अप कर जाती है और उसके अंदर जो ग्लूकोज का कंसनट्रेशन है वो वाटर के साथ मिलकर न्यूट्रल होने लगता है। सेम यहीं पे भी ये भी है कि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा सेल, क्योंकि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है तभी तो सेल उनको एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि सेल में ग्लूकोज का कंसनट्रेशन कम होता है तो चीज़ें हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। तो यहाँ पे ये सेल है, यहाँ पे ये ग्लूकोज है, तो फिर ये ग्लूकोज यहाँ से सेल में मूव करना स्टार्ट कर देता है। बट अब यहाँ पे ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो नहीं रहा है, तो सेल से जो वाटर है वो एक्सक्रीट, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है तो इस लेवल को बैलेंस करने के लिए जो सेल में जो वाटर है वो वाटर मूव आउट करके ब्लड में आने लगेगा, कि वो जो भी शुगर लेवल है उसको बैलेंस करने के लिए। जब सेल से वाटर एक्सक्रीट आउट करेगा तो सेल में डिहाइड्रेशन होने लगेगा। सिंपल यही, जहाँ पे भी वाटर की कमी होती है उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो ऐसे ही जब सेल से वाटर निकल के ब्लड में आने लगेगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। जो पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस का जो एक्सक्रीशन है ये भी इंक्रीज़ कर जाता है, कि जब सेल से वाटर मूव करेगा तो जो बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं वो डिस्टर्ब होंगे, उनके साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट का जो ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है ये भी डिस्टर्ब होता है। तब जो भी पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस है इनका एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। देन ये है हिंदी में। इसके बाद आता है डाइटरी गाइडलाइंस या डाइटरी ट्रीटमेंट, कि जो डायबिटिक पर्सन है स्पेशली उनको कैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए। द पेशेंट शुड मेंटेन बॉडी वेट 10% लोअर देन द आइडियल बॉडी वेट। जो बॉडी का जो आइडियल बॉडी वेट है, लाइक कोई पर्सन है उसका वेट 50 kg होना चाहिए बट उसको डायबिटीज़ है, तो 50 kg में जो उसका आइडियल वेट है उससे कम वेट, 10% कम वेट होगा तो डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी। तो जो भी आइडियल बॉडी वेट है उससे 10% कम वेट पे मेंटेन करना। डाइटरी कैलोरी शुड बी 55 to 60% फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। जो कैलोरी जो भी मील या फिर वो खाना जो भी ले रहा है उसमें 55 to 60% जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से होनी चाहिए। 15 से 20% जो एनर्जी है वो प्रोटीन से होनी चाहिए, एंड 15 से 20% एनर्जी जो है वो फैट से होनी चाहिए। टू प्रिवेंट कीटोसिस अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 130 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट शुड बी गिवन, क्योंकि अगर बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो बॉडी से जो फैट है वो ब्रेक डाउन होने लगेगा। तो इस फैट के ब्रेक डाउन को रोकने के लिए कम से कम 130 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो डाइट में देना ही देना है कीटोसिस को रोकने के लिए। द सिंपल शुगर शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। जो सिंपल शुगर है लाइक ग्लूकोज को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, बिकॉज दे आर easily absorbed एंड हैव हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, क्योंकि ग्लूकोज है वो बॉडी में बहुत जल्दी easily absorb हो जाता है, और जब easily absorb हो जाते हैं तो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो ग्लूकोज की ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होती है। इसलिए ऐसे सिंपल शुगर्स को, जो सिंपल शुगर टाइप के जो फूड हैं इनको डाइट में अवेलेबल नहीं करते हैं, ऐसे फूड रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो हिंदी में है, हिंदी में भी आप देख लीजिए। देन आता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर शुड बी इंक्लूडेड इन द डाइट। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं और फाइबर हैं इनको डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं ये धीरे धीरे, इनका जो डाइजेशन टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं, जिससे जो ग्लूकोज है वो ब्लड में धीरे धीरे सिक्रीट होता है और ब्लड का ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ता है। मिलेट शुड बी कंज्यूम्ड, रिफाइंड सीरियल शुड बी अवॉइडेड। जो रिफाइंड सीरियल्स होते हैं मीन्स ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जिनकी बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है, लाइक पास्ता, मैगी, नूडल्स, इस टाइप के फूड जो हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। सोल्यूबल फाइबर हैज़ ग्रेटेस्ट हाइपोग्लाइसेमिक एंड हाइपोकोलेस्ट्रेमिक इफेक्ट। हाई फाइबर डाइट होगी, फाइबर भी दो टाइप के होते हैं, सोल्यूबल फाइबर एंड नॉन सोल्यूबल फाइबर। जो डाइट में जो सोल्यूबल फाइबर हैं ये फाइबर अपने साथ ग्लूकोज को बाइंड कर लेते हैं। जब ये ग्लूकोज को बाइंड कर लेते हैं तो ग्लूकोज ब्लड में धीरे धीरे सिक्रीट होता है। जब ब्लड में धीरे धीरे सिक्रीट होगा तो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो कम रहेगा, मीन्स हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में रहेगा। हाइपो मीन्स कम, ग्लाइसेमिक मीन्स ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है वो लेवल से कम रहेगा। हाइपोकोलेस्ट्रेमिक, जब ग्लूकोज सिक्रीट नहीं होगा एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम रहेगा। देन फ्राइड फूड शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। जो फ्राइड फूड होते हैं रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। द डाइट शुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड फाइटोकेमिकल्स बाय टेकिंग परमिटेड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इन द प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी।
तो एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, फाइटोकेमिकल्स, ये सब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने चाहिए, क्योंकि ये बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं, इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये सब डाइट में लेना चाहिए। ये आ गया हिंदी में, तो हिंदी में भी आप देख लीजिएगा। फिर आता है कि क्या फूड हैं जो अवॉइड करने चाहिए, फूड टू बी अवॉइडेड। ईटन इन मॉडरेशन मीन्स कभी कभी खा सकते हैं, फूड परमिटेड। जो फूड अवॉइड किए जाते हैं वो हैं जो सिंपल शुगर्स हैं, लाइक हनी, ग्लूकोज, ये सब, स्वीट्स, मिठाइयाँ, केक, कैंडीज, फ्राइड फूड, अल्कोहल, स्वीटेंड जूस जो आर्टिफिशियली में स्वीटनर ऐड किया गया है, रूट्स एंड ट्यूबर्स एंड बनाना, ये सब चीज़ें हैं। ऐसे ये फूड ग्रुप्स हैं कुछ जिनको अवॉइड करना चाहिए। ईटन इन मॉडरेट, इनको खाया जा सकता है, सीरियल्स, पल्सेस, एग्स, मीट, नट्स, फ्रूट्स एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। इन ये मीन्स डेली रेगुलर नहीं, बट हाँ ये खाए जा सकते हैं कम अमाउंट में। देन फूड परमिटेड, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, क्लियर सूप, सैलेड, प्लेन कॉफ़ी, बटर मिल्क, स्किम मिल्क। स्किम मिल्क मीन्स ऐसे मिल्क इसमें से फैट रिमूव कर दिया गया हो, तो ये फूड्स परमिट किए जा सकते हैं। एंड अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। एंड थैंक यू। ये है मेरा फेसबुक पेज, आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड वे टू ज़ेआरएफ इज़ माई यूट्यूब चैनल, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।